नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब देखिए, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अबाउट द पेपर पैटर्न ऑफ द CUET PG। ऑब्वियस सी बात है, आप सब लोग जानते ही हैं, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात करने आया हूँ आज यहाँ पे। सबसे पहले तो आप सब लोग कमेंट सेक्शन में अपना सब्जेक्ट लिख दीजिए कि आप किस सब्जेक्ट से देने वाले हैं, क्योंकि डेट्स वगैरह सब आ चुकी हैं और अब तो सिटी इंटीमेटेशन भी आ चुका है। तो इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप किस सब्जेक्ट से देने वाले हैं। सिर्फ बायोलॉजी वाले बच्चे, कोई बच्चा अगर गलती से यहाँ पे केमिस्ट्री वाला आ गया है तो प्लीज़ वो कमेंट ना करें, क्योंकि केमिस्ट्री का सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं चलता है। ठीक है, मैंने एक बुक रिव्यू करी थी केमिस्ट्री वाली, तो कुछ लोगों ने उस पर कमेंट किया था कि बुक वगैरह आप केमिस्ट्री की भी लेक्चर लेते हैं क्या। नहीं, आई डोंट टेक द लेक्चर फॉर द केमिस्ट्री, लेकिन अब लूँगा स्पेसिफिकली जैम के लिए। ठीक है, वो बाद में बात करेंगे हम। देखिए, अब आप सब लोग पहले कमेंट सेक्शन में अपना सब्जेक्ट जरूर लिख दीजिए, किस सब्जेक्ट से अपीयर होने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे अंदाज़ा लगे कि मेरे इस चैनल से कितने लोग एसोसिएटेड हैं जो देने वाले हैं पेपर फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री, फ्रॉम लाइफ साइंस, फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। देखिए, जो बच्चे 1 साल का ड्रॉप लिए हैं, ठीक है, ड्रॉप लिए या फिर कहीं स्टेट कॉलेज वगैरह से, डिग्री कॉलेज से कहीं से आप जो है MSc कर रहे थे और आप वहाँ से छोड़ना चाहते हैं MSc, फर्स्ट ईयर आपकी हो चुकी है लेकिन आपको मज़ा नहीं आया और आप छोड़ना चाहते हैं, दूसरा फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो लोग भी जो देख रहे हैं तो वो लोग भी समझें इस चीज़ को। और जो फ्रेशर बच्चे हैं वो बिल्कुल जान लें, क्योंकि आप लोगों को एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो इसमें कैसा मिलेगा। देखिए, इसके कुछ दिन बाद ही गेट बी का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि जो जैम का पैटर्न है वही चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है, कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि जो भी मैं देखता हूँ, जो भी वीडियो बनाता है, सब एक ही पे थंबनेल पे लिख देते हैं CUET PG। जैसे आपने सेल बायोलॉजी का कुछ पढ़ा रहे हैं तो CUET PG, देन गेट बी, देन IIT जैम, सब एक ही में। नहीं भाई, ये चीज़ नहीं होती है, उसमें ये चीज़ नहीं आता है, इसमें ये चीज़ आता है। ठीक है दोस्तों, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, CUET PG अलग चीज़ डिमांड करती है, आप पेपर उठाइए समझ जाएंगे। रिलेटिवली गेट बी के कंपैरिजन में इसका लेवल थोड़ा सा लो होता है, थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूँगा, अभी मैं बताता हूँ कौन कौन से लेंदी क्वेश्चंस भी आते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपका ये IIT जैम के भी कंपैरिजन में इसका लेवल थोड़ा सा लो होता है। अब देखिए, लो होना कैसे ख़तरनाक है हम लोगों के लिए। कोई भी पेपर अगर लो हो जाता है, बहुत मतलब थोड़ा सा स्टैंडर्ड उसका स्लाइटली लेस हो जाता है, अगर मैं 10 पॉइंट स्केल से बात करूँ, अगर वो 8 मार्क्स का बन रहा है या 7 मार्क्स का बन रहा है, तो वो पेपर रिलेटिवली ईजी कहलाता है। ठीक है, और अगर वही जब 5.5 बन रहा है, 5.4 बन रहा है, ऑन 10 पॉइंट स्केल बता रहा हूँ मैं, तो अगर इस तरीके का पेपर बनता है तो उस पेपर को टफ माना जाता है। अब इस बार क्या हुआ है, देखिए, ये चीज़ बड़ी ही डेंजरस है, इस चीज़ पे कोई डिस्कशन कर नहीं रहा है। आप देखिए, मैं CSIR नेट की बात करूं या फिर अभी देखिए मेरे इस पे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करा था IIT जैम का जो उनका मार्क्स आया है, और नो डाउट बहुत ही आउटस्टैंडिंग मार्क्स ले गए हैं बच्चे। 46 से लेकर के 68 तक, या मैं कह सकता हूँ 69 तक बच्चों ने मेरे पे कमेंट किया कि इतना ले गया। अब आप खुद बताइए, IIT जैम का जो कट ऑफ जाता है 35, 36 इस तरीके से, अब इस पेपर की क्या वैल्यू रह जाएगी, आप खुद बताइए। जो जैम का एग्ज़ाम था, जो CSIR नेट है, इस बार भी 99.21 या 22 ऐसा कुछ गया है परसेंटाइल। ठीक है, दिस इज़ नॉट द नंबर दोस्तों, दिस इज़ द परसेंटाइल। ठीक है, दिस इज़ द परसेंटाइल, नॉट द परसेंटेज। तो इस बार ये भी जो है थोड़ा सा आसान बन गया, थोड़ा क्या, बहुत ही आसान बन गया था। यही मैं गेट एक्सेल की बात करूं, जिन बच्चों ने दिया होगा इस पेपर को, अभी मान लीजिए आप इस कैटेगरी में नहीं आए हो, लेकिन आप गेट एक्सेल की बात करें तो इसका भी पेपर ईजी आ गया था। जितना हवा उड़ाई गई थी कि IISc पेपर सेट कर रहा है, बहुत टफ आएगा, पेपर वॉज रिलेटिवली ईजी एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द पेपर्स। जो पास्ट ईयर में आए हुए पेपर्स हैं उसके कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा आसान आ गया था। मतलब बॉटनी तो बहुत ही ईजी है। मेरे को एक स्टूडेंट ने बताया कि शायद रोज़ फैमिली का उसमें जो है नाम पूछा, बहुत ही आसान, मतलब किस फैमिली से क्या बिलोंग करता है ऐसे नाम पूछ दिया था बॉटनी सेक्शन से। बहुत इजी क्वेश्चंस आ गए थे। जूलॉजी सेक्शन भी इजी आया था, बायोकेमिस्ट्री भी रिलेटिवली इजी था, न्यूमेरिकल्स हो जा रहे थे, बहुत कुछ खास नहीं था। हेंडरसन हेसलबाल के क्वेश्चंस और ये सारे ही क्वेश्चंस आए थे, बहुत कुछ खास नहीं था, मतलब आप वैल्यू रख दे रहे थे तो आंसर आ जा रही थी। तो आप खुद सोचिए कि जब इस तरीके का पेपर बन रहा है तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अबाउट दी CUET PG। देखिए, अब इस केस में आपको समझना पड़ेगा पेपर इजी आए या टफ आए ये आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, अब आपको देखना है आपने सब्जेक्ट क्या सेलेक्ट करा है। आप बायोकेम सेलेक्ट किए हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कमेंट सेक्शन में पहले बताइए आपका सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। बायोकेम में कुछ बच्चे क्या है कि LS लाइफ साइंस हो गया, बायोकेम हो गया, जूलॉजी हो गया, इसमें से जो है 2-3 सब्जेक्ट को ऑप्ट किए हुए हैं। मैंने बहुत पहले बोली थी इस बात को
कि ये भरते वक्त बहुत अच्छा लगता है, फैंसी लगता है। आप सब एक साथ कवर नहीं कर सकते हो। बहुत रेयर है 10 में से 2 बच्चे होंगे या 3 बच्चे होंगे जो सारे एग्ज़ाम को निकालेंगे। जो निकाल भी लेंगे उनका देखिएगा किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा आया होगा, या फिर किसी एक में आप जस्ट क्वालिफाइड रहेंगे, या दोनों एग्ज़ाम निकाल रहे हैं तो जस्ट क्वालिफाइड रहेंगे, अच्छे मार्क्स नहीं बन पाएंगे। और इस समय टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बच्चों की DU और BHU, ठीक है, यही सब यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं। इसमें से भी अगर आप यूपी के हैं तो इसको तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे BHU को। BHU एकदम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है। तो इस चीज़ को ज़रा समझिएगा। पेपर अगर बायोकेम का दे रहे हैं तो पेपर ईजी होते हुए भी टफ होगा। अब ये मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ आपको, ये मैं वाकई में बताना चाह रहा हूँ। देखो, मेटाबॉलिज्म तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स इसमें न चाहते हुए भी आएंगे। जूलॉजी थोड़े ये दोस्त की नहीं आएगा। जूलॉजी रहता तो मैं कह सकता हूँ कि न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ही कम है। जेनेटिक्स में होगा तो थोड़ा बहुत आपको लिंकेज वगैरह से देखने को मिल जाएगा, अदरवाइज बहुत ही कम चांसेस है कि इसमें भी आपको देखने को मिले, क्योंकि इस चीज़ पर कोई बात नहीं कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कशन करने आया हूँ। लास्ट के 5 दिन पहले देखिए, जो लाइफ साइंस के बच्चे हैं उनके लिए अभी टाइम है ना। बायोकेम या फिर माइक्रोबायोलॉजी के जो बच्चे हैं उनको तो कुछ भी मतलब टाइम नहीं है, ठीक है। बस 4-5 दिन बचा हुआ है और आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं, एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट वीडियो इसी पे आएगी कि जो बायोकेम और माइक्रोबायोलॉजी के बच्चे हैं उनको क्या पढ़ना है और क्या एलिमिनेट करना है इस मूवमेंट पे, ठीक है। अगर आप ड्रॉपर हैं तो दैट्स नॉट अ बिग डील। आपने बहुत तैयारी करके आप यहाँ पे आए होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डिग्री कॉलेज में कहीं भी एडमिशन ले लिए थे या प्राइवेट कर रहे थे, अब उनको इच्छा जगी है कि मुझे अच्छी जगह से करना है, तो वो भी इसको बहुत अच्छे से टारगेट करें। जो बच्चे यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि जैम में भी मैंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी, यहाँ पे भी अच्छा कर दूंगा या कर दूंगी, तो देखिए इस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहेगा। इसका पेपर पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। ये कुछ भी पूछ सकते हैं, ये रेंडमली कुछ भी उठा के पूछ देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने अगर पूछ दिया कौन सा ऐसा विटामिन है जो कैंसर में यूज़ होता है। अब देखिए, ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है आप जैम की पढ़ाई करते वक्त इसको स्किप कर दिए हो, ठीक है। समझ में आई बात। अगर आप इस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं, जैसे मैं इसका आंसर दे देता हूँ, इसका आंसर रेटिनोइक एसिड होता है, लेकिन आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि आप यहाँ पे बहुत ही वैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आप जनरली स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। असर्शन रीजन टाइप भी बहुत अच्छे से पूछा जाता है, ठीक। अब देखिए, असर्शन रीजन टाइप को मैंने सबसे पहले कैटेगरी में रखा है, ये तो आना ही आना है। एक वैरायटी ये आती है इसमें। दूसरी वैरायटी आती है दोस्तों मैच द कॉलम। अब ये मैच द कॉलम है ना दोस्तों, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड काम नहीं करता। अब मैच द कॉलम में कैसे एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं आप, देखिए मैं कैसी बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप 4 ऑप्शंस दिए हों, उसमें से 3 आप मिलाने, 1 या 2 मिलाया आपने, बाकी सब अपने आप रैंडमली मैच करते चला जाता है। अब बात समझ रहे हैं हमारी, आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अगर सपोज करिए ABCD है और सेकंड से मिलाना था, फर्स्ट से मिलाना था, थर्ड से मिलाना था, फोर्थ से मिलाना था, तो आपने इसको मैच कराया और इसको, और ये दोनों ऑटोमेटिकली मैच कर गए। देखिए ये सीन यहाँ पे नहीं होता है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता दे रहा हूँ। ये मैंने 2 बार के पेपर देखा है और आप भी इसको एनालाइज करिएगा। जब से CUET ने ली, जब से इसको NTA ने लिया है अपने अंडर में, तो देखिएगा आप इस चीज़ को। ये ना आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरा ऑप्शन मैच करना चाहिए, ठीक है। कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। पूरा ऑप्शन 3 तक जब तक आप नहीं लाएंगे, A, B और C, मेरी बात को जो बच्चा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है वही समझ पा रहा होगा, ठीक है। अगर आप A, B और C 3 को मैच कर लिए तो आप जो D लास्ट वाला बचेगा तभी आप मैच करवाएंगे। अगर आपने ये सोचा कि A और B 2 मैंने पकड़ लिया, 1 मैंने पकड़ लिया, तो ऑप्शन वो मैच हो जाएंगे। तो ये चीज़ नहीं आती है यहाँ पे, ये थोड़ा इस चीज़ से बच के रहेगा। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, ये CUET PG की जान है दोस्तों, ठीक है। ये थोड़ा सा, ये मैं कह सकता हूँ कि ये यहाँ पे गेम चेंजिंग होती है। यहाँ पे वही बच्चे बाजी मार ले जाते हैं जिनका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो बहुत प्रैक्टिस किए होते हैं और जो मेमोरी बेस्ड में स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को जरा सा हाईलाइटेड रखिएगा। रीजनिंग टाइप में मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखिए रीजनिंग मतलब लेंदी क्वेश्चंस आएंगे, उसके बीच में थोड़ा सा फंसाने वाला सवाल होगा। जैसे कैंसर और सेल साइकिल को मर्ज करके पूछ दिया, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस को मर्ज करके पूछ दिया, ठीक है। फिर सपोज करिए साइटोस्केलेटन और सेल बायोलॉजी से जो इंपॉर्टेंट उसके एस्पेक्ट्स हैं उसको जो है उसने मैच करके दे दिया, ठीक है। या फिर आपको ये दे सकता है, जैसे मैं मोल बायोलॉजी का एग्जांपल लूँ तो RNA पॉलीमरेजेस के जैसे फंक्शंस होते हैं, तो फंक्शंस में ना स्टेटमेंट टाइप लैंग्वेज लिख करके देंगे। अब वो लगता है कि चारों ऑप्शन सही है, ठीक है। या ऐसे क्वेश्चन से बच के रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर नॉट ट्रू। ये जो नॉट ट्रू होता है ना, इसमें एलिमिनेट करना और मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ को बड़ा ध्यान से देखिएगा वहाँ पे। इसको वही कर पाएंगे जो बहुत ही लिमिटेड नोट्स बनाए थे, जो बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ों से पढ़े हैं, स्पेसिफिक जगह से पढ़े हैं, बहुत हायर लेवल पे ले जाके नहीं पढ़े हैं। अरे मैं पहले से भी समझाते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम कभी भी ये टॉप नॉच लेवल की बुक्स नहीं मांगती हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे मत टारगेट किया करिए, क्योंकि यार CSIR नेट की प्रिपरेशन में तो करोगे ही, फिर आप PhD में तो आप करोगे ही, ठीक है। तो क्या ज़रूरत है यहाँ पे अभी पढ़ने की, ठीक है। MSc में घुसेंगे तो फिर अभी बताऊँगा, जब आप MSc में आ जाओगे तो मैं बताऊँगा, ठीक है, कैसे MSc को डील करना होता है विद योर JRF। अगला है दोस्तों डेटा बेस्ड क्वेश्चंस। डेटा बेस्ड क्वेश्चंस ये आपको 2 से 3 जरूर देखने को मिलेगा। जैसे आपसे डेटा बेस्ड क्वेश्चंस क्या होगा, जैसे सपोज करिए आपने कोई लिस्टिंग्स तैयार की होंगी, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे लिस्टिंग्स बना रखे थे, उस लिस्टिंग को मैं डेटा बोलता हूँ। अब देखिए, एक तो डेटा ये हो गया क्वालिटी टाइप का, एक क्वांटिटी में होता है। जैसे आपसे पूछ दिया कि कितने मोलर कितनी मिली इक्विवेलेंट जो है सोडियम सेल के बाहर जाता है, पोटेशियम अंदर आता है। आप बायोकेमिस्ट्री का 2022 का पेपर उठा के देखिएगा, जो लास्ट के 2-3 क्वेश्चन थे ना, वो पूरा डेटा टाइप आए थे। उसमें क्लोराइड का पूछ दिया था कि क्लोराइड का कंसंट्रेशन कितना होता है, ठीक है। तो वो कंसंट्रेशन वगैरह जैसे होता है ना, वो पूछ देता है। जैसे कौन सा इसमें से जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रखता है अपने पास, तो लिपिड हो गया, वो जो है आपका फैट हो गया या कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो देखिए, आप इस चीज़ को भी बता सकते थे कि आप इस चीज़ को जो किस तरीके से टूट करके ज़्यादा एनर्जी देती है। आपको अगर बॉन्डिंग पता है, आपको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल और कार्बोहाइड्रेट की जो लिंकेजेस पता है, आप इससे भी आंसर दे सकते थे। बट आपको अगर वो पैटर्न याद रहता, -9.6 किलो कैलोरी, ठीक है, तो ये आप अगर वैल्यू याद रहती है तो आप तुरंत पकड़ लेते हो उस चीज़ को। या फिर आपको किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको इनहिबिट करने वाले जो एंजाइम्स हैं डिफरेंट, तो वो या फिर कोई कंपाउंड्स, ठीक है, वो सारे लिस्ट बना करके जो आप पढ़ते हैं ना, उसको मैं डेटा टाइप क्वेश्चन बोलता हूँ। वो बड़े आते हैं वो। तो आप वहाँ कह सकते हो डेटा बेस्ड टाइप क्वेश्चन जो है मेमोरी बेस्ड में भी जा सकता है, और दूसरा उसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू पे भी आता है। तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको एग्जाम में लगाने नहीं पड़ते हैं। वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होते हैं ना दोस्तों, वो आपको याद होना चाहिए। दैट इज बेस्ड अपॉन दी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन वगैरह से पूछ लिया जाता है। अगला देखिए, मैं बताना चाहता हूँ क्या क्या एग्ज़ाम जो आप लोग टारगेट कर रहे हैं। उसके अंदर अगर आप बायोकेमिस्ट्री को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, तो ध्यान से सुनना, मैं सबका अभी बता देता हूँ। बायोकेमिस्ट्री को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आप इस चीज़ को ध्यान से देख लेना कि आपका जो मेटाबॉलिज्म वाला पोर्शन है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म से इनका सवाल ज़रूर बनता है। इसके अलावा जो है दोस्तों, हम लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं इस चीज़ को। उसमें एक टॉपिक दी हुई है, आप अगर ध्यान से देखे होंगे तो, जैसे GN रामाचंद्रन वगैरह, ठीक है, जो ये साइंटिस्ट लोग हैं। एक सेकंड दोस्तों, GN रामाचंद्रन, ओके। फिर उसके बाद हैंस क्रिस्टियन, एक सेकंड दोस्तों, हैंस क्रैब, ये ग्राम तो मान लीजिए आपको माइक्रोबायोलॉजी में देखने को मिलेंगे। क्रैब साइकिल में क्रैब, ये जो साइंटिस्ट हैं डिफरेंट, या फिर आपके प्रोफेसर लालजी सिंह हो गए, तो इन लोगों का थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इन लोगों ने क्या रिसर्च वर्क करा है, थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अंडररेटेड होता है ये, लेकिन इससे क्वेश्चन आता है। अगला इंपॉर्टेंट है दोस्तों ग्लाइसेमिक इंडेक्स वगैरह, ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। न्यूट्रिशन में आता है ये, ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो गया। आयरन की मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया, हालांकि मैंने मेटाबॉलिज्म लिख लिया, आयरन की मेटाबॉलिज्म पढ़ सकते हैं आप, कार्बोहाइड्रेट की पढ़ सकते हैं, उसके अलावा अमीनो एसिड की पढ़ सकते हैं। मेटाबॉलिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि देखिए अगर मेटाबॉलिज्म इसमें छोड़े तो आपका फिर ये डायरेक्टली नुकसान करेगा गैट बी में, क्योंकि इसके तुरंत बाद आप खाली नहीं हो रहे, आपको गैट बी भी देना है। बात समझ में आई? तो मेटाबॉलिज्म को टारगेट करिएगा अच्छे से। और कुछ सॉफ्ट चीज़ें, जैसे उसमें दोस्तों विस्कोसिटी भी दी हुई है, अगर आप विस्कोसिटी वगैरह को छोड़ देते हैं तब भी आपको नुकसान होता है, ठीक है। विस्कोसिटी पढ़ लिया आपने, एड्जॉर्प्शन दिया हुआ है उसको पढ़ लीजिएगा, और दोस्तों दिया हुआ है आपका कंडक्टेंस, उसको भी पढ़ लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या क्या मैं बोलूँ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, अब बस आप उसी सर्कमफ्रेंस से पढ़िए जो मैंने बताया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप पूरे सिलेबस का जो आपने प्रिंट आउट निकाला होगा, उस सिलेबस को पूरी तरीके से टच करने की कोशिश करिए, ठीक है। आप देखेंगे तो कैंसर जो लिखा हुआ है बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री बहुत पहले हो रहा है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बायोकेमिस्ट्री में जैसे कैंसर को स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, तो कैंसर आपको पढ़ना पड़ेगा। लास्ट में जो है दोस्तों थोड़ा सा प्रोटियोमिक्स भी पढ़ना है आपको, प्रोटियोमिक्स हो गया, मेटाबोलोमिक्स हो गया, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
बात समझ में आई। लाइफ साइंसेस के अंदर क्या करना है, लाइफ साइंस वाले बच्चे बहुत ध्यान से सुने जो इसको टारगेट कर रहे हैं। लाइफ साइंस में स्पेसिफिकली, अब एक बात याद रखना, जिस बच्चे ने बायोकेमिस्ट्री ऑप्ट कर रखी है उससे एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ बायोकेमिस्ट्री पे फोकस करना दोस्त, क्योंकि आप देखिए सिर्फ BHU है एंड इट इज़ हैविंग ओनली 27 सीट्स, और सबको BHU ही जाना होगा, क्योंकि जो रेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो इसके अंदर इंक्लूडेड है वो आई थिंक सारी प्राइवेट है। मुझे अच्छे से नहीं पता है, इफ़ आई एम रॉन्ग देन करेक्ट मी, बट जहाँ तक मुझे पता है सारी प्राइवेट है और 27 सीट्स हैं। तो आप सोच लीजिए कितनी कम सीट है बायोकेमिस्ट्री के बच्चों को, कितनी फाइट करनी है। या तो बायोकेमिस्ट्री छोड़ देना, दूसरा जो सब्जेक्ट दे रहे हो जिसमें कॉन्फिडेंट हो वो देना, और या तो फिर देखो बात मानो, इन सारे सब्जेक्ट में से सबसे टफ है बायोकेमिस्ट्री, इस बात को मानना पड़ेगा। अब चाहे कोई कुछ भी बोले, टफ नहीं होता है, इजी है या कुछ भी, ऊपर से आपने एक और सब्जेक्ट इसके ऊपर ले लिया तो दिक्कत होगी। आपको जूलॉजी अच्छी लगती है, फैसिनेटिंग लगती है, गो विद जूलॉजी, पूरी जान लगा दो। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम सिर्फ 2 3 4 सब भर रहे हो, एक ऐसा बच्चा होगा जो सिर्फ एक पे फोकस होगा, वो फोकस करके निकाल भी लेगा, ठीक है। और हम लोग इसी में जो है रह जाएंगे, ठीक है, कि कैसे पढ़ें क्या छोड़ें, इसको हम टारगेट कर देते हैं, ये भी टारगेट हो जाएगा, साइमल्टेनियसली 8-10 तो टारगेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब मत करिएगा। उसके बाद है दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी। देखिए लाइफ साइंस और माइक्रोबायोलॉजी दोनों में एक चीज़ समझिएगा, लाइफ साइंस के अंदर आपको बायोकेमिस्ट्री मिल जाएगी, माइक्रोबायोलॉजी मिल जाएगी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का भी थोड़ा सा मिल जाएगा, जूलॉजी भी आ जाएगी, बॉटनी भी आ जाएगी। बॉटनी वाले बच्चों भी तुम लोगों पे आ रहा हूँ, बॉटनी तो मान लीजिए मैंने भी इससे मास्टर्स कर रखी है तो इस पर तो मैं बताऊँगा ही, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, लाइफ साइंस को जब आप टारगेट कर रहे होते हैं तो आपको ये सब देखने को, लेकिन आप गौर करिएगा लाइफ साइंस के अंदर वो चीज़ नहीं है जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट में मिलेगी। मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग? जैसे जूलॉजी में आप इन्वर्टिब्रेट पे बहुत फोकस करते हो, लाइफ साइंस में इन्वर्टिब्रेट पे ही सिर्फ सवाल नहीं आता है, ठीक है। जूलॉजी में आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो पढ़ते हो वो उस लेवल की नहीं आती, लेकिन लाइफ साइंस में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ठीक ठाक आती है। बात समझ में आ रही है? बॉटनी में जो आप आर्कीगोनिएट्स पढ़ रहे होते हो, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फैमिलीज, वो जो डिफरेंट चीज़ें आती हैं वो जो है दोस्तों आपको लाइफ साइंस में बहुत कम देखने को मिलेगी। तो लाइफ साइंस में थोड़ा 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 करके सब पढ़ना है, सब पढ़ना है। लाइफ साइंस मान लो जूलॉजी में तो राहत है, आप कुछ छोड़ सकते हो, जैसे मोल बायोलॉजी को उतना डीप में मत ले जाओ। अब क्या ज़रूरत है आपको जो है अलग अलग तरीके की ओपेरॉन्स को पढ़ने की, लैक ओपेरॉन पढ़ो, बात खत्म। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन भी पढ़ रहे हो, सब पढ़ रहे हो, सब नहीं पढ़ना है। लाइफ साइंस में हो सकता है कि सब आ जाए, बट जूलॉजी में सब नहीं आएगी। तो इस हिसाब से तो सर आप कह रहे थे कि बायोकेमिस्ट्री टफ है, मुझे तो लाइफ साइंस टफ नज़र होती हुई आ रही है। देखो दोस्त, जो सारे सब्जेक्ट को थोड़ा 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 टच करता है वो सब्जेक्ट रिलेटिवली ईजी होता है। बायोकेमिस्ट्री इन डेप्थ में जाकर के आपसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पूछ सकती है। बायोकेमिस्ट्री में हो सकता है जो पेपर सेट करने वाले हों प्रोफेसर्स, वो हो सकता है कि आपको इन डेप्थ ले जा करके लिपिड के मेटाबॉलिज्म से अच्छा अच्छा सवाल कर दें। तो इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, समझ में अभी भी टाइम है। आपने अगर मल्टीपल भर रखा है तो आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हो तो आप सिर्फ जाना, एक पेपर ऐसा होगा जिसमें आप लो फील कर रहे होगे। अगर आप दोनों में कॉन्फिडेंट हो तो बहुत अच्छी बात है, आप दोनों ही निकालने वाले हो, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो किसी कारणवश, अभी मैं आपको अपने एक फेलियर का रीज़न बताऊंगा। जब मैं थोड़ा सा और चैनल ग्रो कर जाए तो मैं अपने आप को इतना बहुत बड़ा नहीं मानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा और ग्रो कर जाए तो मैं अपने बारे में बताऊंगा मल्टीपल मिस्टेक्स जो मुझसे हुई थी। तो मेरी मिस्टेक से अगर आप कुछ सीख पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। मेरे से यही मिस्टेक हुई थी कि मैंने बहुत सारे मल्टीपल पेपर्स को दिया था और एक भी नहीं निकला था, ठीक है। तो बहुत मेहनत करनी पड़ी थी मुझे। तो खैर छोड़िए, मेरी स्टोरी हटाइए, मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है इस वक्त, इस लूप होल को समझिए। मल्टीपल फॉर्म्स भर देने से कुछ नहीं होता है, तैयारी आपकी एक ही में हो पाई होगी अच्छी। अगर किसी बच्चे को बॉटनी टारगेट करना है तो गो विद द बॉटनी। वाई आर यू अप्लाइंग फॉर द लाइफ साइंस एंड द डिफरेंट सब्जेक्ट्स? ये प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। अगर आपका नहीं तैयार है कोई बात नहीं, चूंकि बायोकेमिस्ट्री के बच्चों का आ गया है दोस्तों एग्जाम, इसलिए मैं बता रहा हूँ। माइक्रोबायोलॉजी के बच्चों बहुत ध्यान से सुनना। अब ये बात तो सच है कि माइक्रोबायो रट्टाफिकेशन होता है भाई, बिल्कुल मानना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आप लोग जब एमएससी में जाओगे तो एक पेपर जरूर रहेगा आपका माइक्रोबायो का। तो माइक्रोबायो में बहुत रटना पड़ता है। तो आप कोई भी बुक लिए हो, वैसे मैंने माइक्रोबायोलॉजी की भी बुक का रिव्यू किया हुआ था। आप लोग कंप्लेन बहुत करते हो, आप जा करके देखना प्लेलिस्ट सेक्शन में, सर बुक का तो है ही नहीं। अरे भाई क्यों नहीं है, CUET PG के लिए स्पेशल बुक्स मैंने रिव्यू कर रखी है। खोलिए प्लेलिस्ट सेक्शन और जाकर के देखिए, नहीं देखा तो अभी देख लीजिए, क्योंकि अब वो मिल तो नहीं सकता है। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ PDF मत मांगा करिए।
PDF मैं नहीं दे पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत आप लोगों के लिए काम करना होता है, तो कौन फ़ोटो क्लिक करे और फिर दे, आप लोग परचेज़ कर लीजिए, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि आप हमेशा से माइक्रोबायोलॉजी में स्टेनिंग टेक्निक्स या फिर स्टेनिंग पे वो ज़रूर सवाल पूछेंगे, भाई क्यों ना पूछें, क्योंकि आगे चल के आप लोगों को स्टेनिंग करनी है, फिर अलग अलग तरीके के आपको स्टेन्स जो दिए जाएंगे उसका, जैसे जिनसा स्टेन वगैरह हो गया, ठीक है, अगर मीडियम हो गया, चॉकलेट अगर हो गया, फिर उसके बाद बहुत जितने भी तरीके के मीडियम्स होते हैं उसको आप तैयार कर लीजिएगा। फिर उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की लिस्टिंग्स बनाइए, उसको तैयार करिए। फिर उसके बाद आपको नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़नी पड़ेगी, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे कुछ बैक्टीरियाज करते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। देखिए आपको ये बात समझना होगा कि आपको एक माइक्रोबायोलॉजी जो होती है वो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी होती है, और एक इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी होती है, फिर प्लेन माइक्रोबायोलॉजी होती है, ठीक है, फिर आपकी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी होती है। अब आप दे क्या रहे हो, जैसे आपको BHU में जाना है तो BHU में आपको अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी से कोर्स कराया जाएगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन सारे मिक्स होकर के आएंगे। हो सकता है थोड़ा सा मेडिसिन लेवल का है, थोड़ा सा मेडिसिन लेवल कहने का क्या मतलब है मेरा, अगर आप स्टेफाइलोकोकस पायरोजेंस के बारे में पढ़ रहे हो, एंडोटॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन AB टाइप का टॉक्सिन अगर आप पढ़ रहे हो, तो ये थोड़ा मेडिसिन से रिलेटेड हो। और जो आप नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे हो वो आपकी प्योर साइंस की होगी। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कहाँ पढ़ते हो भाई, वो तो बॉटनी में पढ़ते हो आप, ठीक है। थोड़ा सा हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया को जरूर देख लीजिएगा आप लोग, रिजर्व फूड मटेरियल्स को जरूर देख लीजिएगा। माइक्रोबायोलॉजी के बच्चों से स्पेशल रिक्वेस्ट है, जैसे मैं कहूँ कि बैक्टीरिया का क्या है रिजर्व फूड मटेरियल, तो क्या बोलोगे आप, तो दोस्तों पॉली बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटायरेट होता है वो, आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। इससे डायरेक्ट सवाल बन सकता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, आप लोग तो वैसे पढ़े होंगे बहुत अच्छे से। तो माइक्रोबायोलॉजी का ये सीन हो जाता है। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि जो आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप कभी कभी क्या होता है कि आप जैसे सपोज करिए मैं यूपी का रहने वाला हूँ, तो मैं BHU में जो है BHU को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देने की बात करूँगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, BHU वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आपको अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का भी कोर्स मिल जाएगा, यहाँ पे आपको बायोकेमिस्ट्री का भी सीट मिल जाएगी, लेकिन 27 ही सीट है तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, ये बात तो सच है। फिर उसके बाद जो है दोस्तों आपको बॉटनी यस, दिस वाज द मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोलते बोलते मुझे अचानक से याद आ गया है। देखिए दोस्तों, जो बॉटनी की सीट है दोस्तों वो बहुत अच्छी है, और बॉटनी यहाँ का बहुत ही अच्छा है BHU का। तो अगर आप जितना अच्छा नंबर ला रहे हो, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, जितना अच्छा आप परफॉर्मेंस दोगे उतने आपके चांसेस हैं BHU में आने के, ठीक है। मैं BHU को स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, BHU इज़ अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी। अगर आपको बॉटनी से पढ़ना है, अगर आपको बायोकेमिस्ट्री से पढ़ना है, और जूलॉजी लैब डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। इसके अलावा BBAU भी है दोस्तों, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, बट इन माई व्यू BHU से बेहतरीन अभी तक यूपी में मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत पसंद आ जाए, हो सकता है आप कहीं और जाना हो, या फिर आप स्पेसिफिकली गेट बी का इंतज़ार कर रहे हो कि भाई ठीक है मेरा जैम बिगड़ गया तो मैं जो है देना चाहती हूँ या चाहता हूँ गेट बी, ताकि मैं IIT रुड़की वगैरह में जा सकूं। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है दोस्तों, मैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूं, जहां तक मुझे पता है आप इस न्यूज़ को देख लीजिएगा। जो IIT दिल्ली है वो भी अब बायोलॉजिकल साइंस में कोर्स शुरू करने जा रही है, MSc। दे हैव इंक्रीज देयर 20 सीट्स, तो अगली बार से जैम के थ्रू सीट्स बढ़ चुकी हैं। ये दिस वाज द गुड न्यूज़ आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू गाइस। गो एंड सर्च इट ऑन द गूगल वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। मैंने बहुत सारे सोर्सेज से पता किया, इट इज़ द ट्रुथ, ये सच है। और इतने के साथ ही आपसे बोलना चाहूँगा कि ऑल द बेस्ट, आप एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों अब यहाँ से लेक्चर्स जो है अब इतने इंपॉर्टेंट बन नहीं पाएंगे, ठीक है। मैं कितना कोशिश करूँ अब बन नहीं सकते हैं, तो कोशिश करिएगा दोस्तों कि आप जो है जितना पढ़ें उसको रिवाइज करिए लास्ट मोमेंट पे। एंड बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी के बच्चों, मैं तुम लोगों को सबसे पहले ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा, बिकॉज अब तुम्हारे पास टाइम बचा नहीं है। गो एंड प्रिपेयर फॉर इट, ओके। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।